हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई INIFS के मॉड्यूल बी के 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जिन्हें समझना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन के साथ हम ऑप्शन को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं बल्कि कंसेप्ट का भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मिल जाएगा जो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन मॉड्यूल बी से लिए गए हैं आपके मैकमिलन बुक से। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? स्टडी ऑफ वेलफेयर, स्टडी ऑफ मीन्स एंड स्टडी ऑफ वेल्थ, नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है इसका स्टडी ऑफ वेल्थ। जस्ट वेट, इन्होंने कैसे स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया ऑप्शन सी, दैट इज स्टडी ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी जानते हैं। तो उन्होंने अपने फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, इनका बुक का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। ये ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था कि ये स्टडी ऑफ वेल्थ होता है। यानी उनका मेन फोकस था कैसे लोग वेल्थ क्रिएट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और कंज्यूम करें। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता बल्कि हर एक वो चीज़ होता है जो वैल्यूबल है, जैसे लैंड, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। बाकी ऑप्शन को समझते हैं। पहला कर रहा है स्टडी ऑफ वेलफेयर। तो ये जो स्टडी ऑफ वेलफेयर था ये किसके द्वारा दिया गया था? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जो एडम स्मिथ के बाद आया था ये। और उसके बाद दोस्तों उससे पहले जो हमारा पॉइंट है ये तो आपने समझ लिया, एडम स्मिथ के बाद आया था ये एल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ था, जो कि स्टडी था स्टडी ऑफ वेलफेयर, राइट। स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड, तो फ्रेंड्स ये लायनल रॉबिन्स ने कहा था। ये किसने कहा था? लायनल रॉबिन्स ने कहा था। देखिए मैं हर एक ऑप्शन को आपको समझाते चलूँगा। दिस वाज टोल्ड बाय लायनल रॉबिन्स और उनका फोकस स्कार्सिटी और रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ पे था। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि एडम स्मिथ का फोकस प्राइमरीली वेल्थ पे था। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एडम स्मिथ वेल्थ की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि लोगों का प्राइमरी एम वेल्थ को जनरेट करना होता है, जैसे कि एक बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यही होता है हमारा स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा पिक्चर दिखाता है, जैसे पूरी इकोनॉमी का स्टडी करता है। इसमें जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडिसेस, ठीक है, जैसे बड़े इंडिकेटर कवर होते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश का टोटल आउटपुट यानी कि गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, का टोटल वैल्यू शो करता है। ये बताता है कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। फिर आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक परसेंटेज होता है उन लोगों का जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। फिर आता है प्राइस इंडिसेस। प्राइस इंडिसेस जैसे कि आपको मैं सीपीआई बताऊं। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस, जो बताता है कि प्राइस का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, प्राइस लेवल हाउ इट इज़ चेंजिंग। सो इट इज़ टेल्ड बाय द प्राइस इंडेक्स। तो यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो में सीपीआई बताता है। और लास्ट का रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इन सभी एस्पेक्ट से डील करता है तो यही सही आंसर है। तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि देश में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, सपोज जीडीपी इज इंक्रीजिंग, राइट। तो इसका मतलब कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इट मीन्स दैट आवर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। लेकिन अगर उसी वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाए, सपोज उसी वक्त क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाए, राइट, तो इसका मतलब कि ग्रोथ के फ्रूट सभी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, राइट। तो हमने क्या क्या की पॉइंट देखा इन दोनों एमसीक्यू से? पहला हमने ये देखा कि एडम स्मिथ को कहा जाता है इकोनॉमिक में स्टडी ऑफ वेल्थ, और मैक्रो इकोनॉमिक जो है जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडिसेस, इन सभी से डील करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मैंने आपको पहले ही बताया था एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने इकोनॉमिक्स का नया रूल और प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था जो आज तक फॉलो किए जाते हैं। उनकी बुक का नाम क्या था? अभी मैंने बताया था आपको, उनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है।
तो उनकी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में ने इकोनॉमिक्स को एक ऑर्गेनाइज फील्ड बनाया, जिसमें उन्होंने मार्केट फोर्स, डिमांड, सप्लाई और फ्री मार्केट के कंसेप्ट एक्सप्लेन किए। चलिए बाकी ऑप्शन को समझते हैं। लाइनल रॉबिन्स की बात करें तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कार्सिटी, ये वर्ड याद रखिएगा, बार बार ये आएगा, स्कार्सिटी और चॉइस। इन्होंने लाइनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को स्कार्सिटी और चॉइस का स्टडी बताया, लेकिन एडम स्मिथ से पहले नहीं आए थे। फिर आता है अमर्त्य सेन, तो इनके द्वारा ये भारत के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर नहीं है। फिर करा है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, तो इन्होंने न्यू क्लासिकल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया, लेकिन फाउंडर का क्रेडिट एडम स्मिथ को दिया जाता है। मान लो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग एक मार्केट तभी ठीक से काम करता है जब बायर और सेलर अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। जैसे एक दुकानदार अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और कस्टमर अपने पैसे बचाने की, तभी जाके जो है हमारा इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसीलिए बोलते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन, इनका बुक का नाम है। चलिए अगले सवाल देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है। तो ऑप्शन ए का रहा है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जीडीपी, इंडिविजुअल एंटिटी। तो सही जवाब है इसका इंडिविजुअल एंटिटी। क्यों? देखिए माइक्रो इकोनॉमी छोटे लेवल पे काम करता है, जिसमें हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स आते हैं, राइट। यह इंडस्ट्री का स्टडी किया जाए, यहाँ स्टडी किया जाता है। यह देखता है कि एक कंज्यूमर क्या खरीदता है, या एक फर्म अपना प्रोडक्शन कैसे मैनेज करता है और मार्केट में प्राइस कैसे सेट होते हैं, राइट। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक इंडस्ट्री का स्टडी किया जाता है। ये देखता है कि कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, एक फर्म अपनी प्रोडक्शन कैसे मैनेज कर रहा है और मार्केट में प्राइस कैसे सेट होता है। यदि हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमारा एक, आपको मैंने अभी बताया था कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है, क्योंकि यह इकोनॉमी का टोटल आउटपुट बताता है। फिर एम्प्लॉय की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी भी मैक्रो इकोनॉमी का एरिया है, जिसमें हमें पूरे इकोनॉमी को समझते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, और नन ऑफ द तो होगा नहीं। तो एक दुकानदार जो अपनी शॉप में अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है, वो माइक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट का यूज़ करता है, ठीक है। तो एक दुकानदार है जो कि अपने शॉप में अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट प्राइस इस सेटिंग, तो वो माइक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट को यूज़ करता है। उसका डिसीजन डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, यानी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई अवेलेबल है, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो अभी तक हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या क्या 2 पॉइंट सीखा। हमने ये सीखा कि जो एडम स्मिथ होते हैं उनको मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडर माना जाता है, और फिर हमने ये सीखा कि माइक्रो इकोनॉमी डील करता है इंडिविजुअल एंटिटी का बिहेवियर से, जैसे कंज्यूमर और फर्म, राइट। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एंड से रेफर्स टू। तो सवाल है कि एंड जो है किस चीज़ को रेफर करता है, डिमांड, रिसोर्स, यूटिलिटी, वांट। तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है वांट्स, यानी कि हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए। इकोनॉमिक्स में हम एंड्स को उन ऑब्जेक्टिव से डिज़ायर के रूप में देखते हैं जो लोग अचीव करना चाहते हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, एजुकेशन। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। पहला कह रहा है डिजिटल, पहला कह रहा है डिमांड। डिमांड का मतलब है कितनी क्वांटिटी का गुड्स लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये एंड्स का पार्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि डिमांड का मतलब है कि लोग कितना क्वांटिटी एक गुड्स का लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन एंड का पार्ट नहीं है। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो हम अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि लेबर हो गया, राइट, जैसे कि कैपिटल हो गया। तो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको रिसोर्सेज बोलते हैं, लेकिन रिसोर्सेज को एंड नहीं कर सकते। फिर कह रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि सेटिस्फैक्शन जो जिस गुड्स को कंज्यूम करके मिलती है, लेकिन यह भी एंड्स नहीं होता है। तो मान लो एक इंसान है, एक इंसान की एंड्स या वांट्स है एक घर, एक अच्छा खाना और एजुकेशन। ये सब उसके ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ करता है, राइट। चलिए अगला सवाल है कि मार्केट इकोनॉमी किस तरह की होती है। पहला कह रहा है कि जिसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म प्रोडक्शन और कंजम्पशन के मेजर डिसीजन लेते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। और ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ए और बी। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म प्रोडक्शन और कंजम्पशन के मेजर डिसीजन लेती है। तो मार्केट इकोनॉमी वो होता है जिसमें ज़्यादातर डिसीजन प्राइवेट, इंडिविजुअल और फर्म के होते हैं, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है, राइट। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के हिसाब से प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिसाइड किया जाता है। आपको पता ही होगा कि मार्केट में क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, इसी के बेसिस पे क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स।
प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिसाइड होता है, राइट। तो ऑप्शन ए तो आपने समझ लिया। अब जरा हम लोग ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यह सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का फीचर होता है, जिसमें एक सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। मैं इसका यदि ये पूछा जाए तो उसको बोलिएगा कैपिटलिस्ट, नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग, सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी का मतलब ये बोथ ए एंड बी तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि मार्केट इकनॉमी और प्लान इकनॉमी एक साथ होती हैं, दोनों अलग सिस्टम है। और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए सही है। मान लेते हैं कि एक मार्केट इकनॉमी में एक फ़ोन कंपनी अपनी फ़ोन की प्रोडक्शन और प्राइस का डिसीजन डिमांड के हिसाब से लेती है। तो ये मान लीजिए कोई फ़ोन कंपनी है, वो फ़ोन का जो प्रोडक्शन हो गया या प्राइस हो गया, फ़ोन का प्राइसिंग करना, फ़ोन का प्रोडक्शन करना, वो किस हिसाब से लेती है, डिसीजन डिमांड के हिसाब से लेती है। तो कंपनी को जो लगता है बेस्ट प्राइस होगा, उसी के हिसाब से वो अपने फ़ोन मार्केट में बेचती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो 2 पॉइंट कवर किया है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि एंड्स का मतलब क्या होता है, एंड्स रेफर करता है हमारे वांट्स को, ठीक है। एंड्स रेफर करता है हमारे वांट्स को, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए। और मार्केट इकनॉमी वो होती है जिसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म मेजर डिसीजन लेते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बारे में, राइट। चलिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह के हमारे MCQs क्वेश्चन आंसर PDF चाहिए, इसमें हम लोगों ने एक तो हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसमें लगभग 2000 से ऊपर के MCQs हैं, और एक हमारा इस तरह का सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्रत्येक मॉड्यूल के। ये सभी के सभी चीज़ हमने कैप्सूल कोर्स में डाल रखे हैं। कैप्सूल कोर्स में आपको क्विजेज भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF मिलता है, आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, आपको 1 लाइनर PDF मिलते हैं। ये सभी के सभी कैप्सूल कोर्स के अंदर मिलते हैं। यदि आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए। भारत किस तरह की इकोनॉमी है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। मार्केट के कुछ पार्ट प्राइवेट फर्म को अलाउ करता है डिसीजन लेने का, और कुछ डिसीजन सरकार हैंडल करती है। बाकी ऑप्शन को समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस सिस्टम में सारे डिसीजन जो है प्राइवेट इंडिविजुअल लेते हैं, हमने पहले भी देखा है, ठीक है, और फर्म लेते हैं, जैसे USA में होता है, ठीक है। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट मेजर डिसीजन लेती है, जैसे कि हेल्थ केयर, राइट। उसके बाद एजुकेशन, प्रोडक्शन का सिस्टम, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में होता है। फिर लेजर फेयर इकोनॉमी क्या होता है कि यह सिस्टम तब होता है जब गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती और मार्केट अपने आप ऑपरेट होता है। तो भारत में क्या है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर का एक पार्ट सरकार कंट्रोल करती है, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, और एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर के पास है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल। ये बैलेंस होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लेजर फेयर इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज दिस लेजर फेयर इकोनॉमी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, कमांड इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, मिक्स्ड इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, नन ऑफ दीज अब। तो लेजर फेयर इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। सारे डिसीजन किसके पास होते हैं, सारे डिसीजन इंडिविजुअल के पास होते हैं, राइट, और प्राइवेट फर्म के पास होती हैं, जो कि सारे डिसीजन लेती हैं। और मार्केट क्या करती है, मार्केट का फोर्स यदि हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई क्या होता है, मार्केट फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं। तो मार्केट का जो फोर्स है वो इकोनॉमी को चलाते हैं, राइट। तो मार्केट फोर्स यानी डिमांड एंड सप्लाई हमारे इकोनॉमी को चलाते हैं, राइट। तो ये एक एक्सट्रीम केस होता है मार्केट इकोनॉमी का, जिसमें पूरा कंट्रोल मार्केट पर होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। यदि हम बात करें कमांड इकोनॉमी की, तो ये उल्टा होता है लेजर फेयर का। कमांड इकोनॉमी समझें तो ये उल्टा है हमारे लेजर फेयर का, क्योंकि कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है। तो कमांड इकोनॉमी बोले या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोले, एक ही चीज़ होता है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल होता है, इसलिए एक्सट्रीम नहीं होता है। तो सही जवाब नन ऑफ दिस तो होगा, नहीं होगा। जैसे अगर एक कंट्री में लेजर फेयर सिस्टम है तो गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होंगी। जैसे एक बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री के प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सारा का डिसीजन बिना किसी गवर्नमेंट रूल का बना सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ सीखा, हमने देखा कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। हमने देखा कि लेजर फेयर इकोनॉमी जो होता है वो मार्केट इकोनॉमी का एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मार्केट इकोनॉमी, अच्छा हाँ, मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या होता है,
राइट। तो मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और फिर है कि इनमें से कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, नन ऑफ दिस। तो इंग्लैंड होगा, चाइना हमारा सोशलिस्ट है, इंडिया हमारा मिक्स्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिमांड स्केड्यूल की ओर। तो सवाल है कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी अबाउट, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी अबाउट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ऑप्शन डी का है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों डिमांड स्केड्यूल वो होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बताया जाए। किसके के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बताया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने या घटने पर लोग कितना खरीदना चाहेंगे। तो चलिए बाकी ऑप्शन को समझते हैं। पहला कह रहा है ये डिमांड और क्वांटिटी का रिलेशनशिप, देखिए लिखा है ना, डिमांड और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। तो ये गलत है क्योंकि डिमांड और क्वांटिटी के बीच का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, प्राइस का फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर कह रहा है कि ऑप्शन भी कह रहा है कि प्राइस एंड क्वांटिटी, ये तो सही है, इनकम एंड डिमांड। तो इनकम एंड डिमांड ये अलग कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। तो लोग उसकी 10 यूनिट खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए कि प्राइस 50 हो जाए 100 की जगह, तो लोग 20 यूनिट खरीदने लगेंगे। तो यही होता है डिमांड स्केड्यूल, जो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, राइट। चलिए अगला सवाल है कि मार्केट डिमांड कर्व जो है किसे ऑबे करता है। तो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और डी खरा नन ऑफ दिस। तो देखिए मार्केट डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा ये कीवर्ड, मार्केट डिमांड कर्व हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारा, मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा प्राइस है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्राइस हमारा घट रहा है, प्राइस घट रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड हमारा बढ़ रहा है, राइट। तो ये इकोनॉमिक का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए सही है। लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ये गलत है क्योंकि डिमांड कर्व अपवर्ड नहीं होता बल्कि डाउनवर्ड होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यह एक अलग कंसेप्ट है, ये डिमिनिशिंग वाला कंसेप्ट अलग है, जो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन डिमांड कर्व का सिर्फ डाउनवर्ड होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि एक आइसक्रीम है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पहले, और आप 5 आइसक्रीम खरीद रहे थे, 5 आइसक्रीम खरीद रहे थे, ठीक है। और मान लीजिए कि प्राइस उसका 50 की जगह 30 हो जाए, ठीक है, तो आप ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेंगे। मान लीजिए कि 5 की जगह 7-8 आइसक्रीम खरीदेंगे, राइट। क्योंकि प्राइस घटने से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो की पॉइंट को समझ लिए एक बार। हमने क्या दो पॉइंट डिस्कस किया। पहले हमने देखा डिमांड स्केड्यूल के बारे में, हमने देखा कि डिमांड स्केड्यूल शो करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप, राइट। फिर हमने क्या देखा, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में मैंने आपको बताया कि हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। ये 2 पॉइंटों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि डिमांड कर्व को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, राइट। फैक्टर भी है, फोर्सेज बिहाइंड द डिमांड कर्व। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम कंडीशन, एवरेज इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी। तो देखिए डिमांड कर्व को काफ़ी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला है हमारा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी अच्छी होगी तो आज ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं, राइट, ऑब्वियस ही बात है। फिर कह रहा है एवरेज इनकम। तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनका डिमांड भी बढ़ता है, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है चीज़ें खरीदने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यह डिमांड कर्व को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता, यह सप्लाई साइड से रिलेटेड है। कॉस्ट किससे रिलेटेड है, सप्लाई साइड से रिलेटेड है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा प्राइस पे गुड सेल किए जाएंगे, लेकिन डिमांड कर्व पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि अगले साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मतलब लोगों को ये फील हो रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है अगले साल और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वो वो क्या करेंगे, अभी ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ठीक है, ताकि फ्यूचर में महंगी चीज़ें खरीदनी ना पड़े। और अगर उनकी एवरेज इनकम बढ़ जाएगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है हमारा एवरेज इनकम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किस चीज़ को क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेट करता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बताता है।
जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटता है। मैंने पहले बताया था सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई कर्व अलग होता है, ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप दिखाता नहीं है, ये प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए एक तरफ हमारा इसमें क्या रहता है, सप्लाई डिमांड कर्व में, सप्लाई कर्व में क्या रहता है, एक तरफ प्राइस रहेगा और यहाँ पे एक रहेगा क्वांटिटी कितना हम सप्लाई कर रहे हैं। इनकम की बात करें तो इनकम डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व प्राइस और क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को दर्शाता है, अभी मैंने बताया। तो जैसे मान लीजिए कि एक टीवी की प्राइस 30,000 रुपया है, और अगर शायद इससे आप एक टीवी खरीद सकते हैं, अगर उसकी प्राइस 20,000 हो जाए तो ज़्यादा लोग टीवी खरीदने लगेंगे। तो यही होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो कुछ की पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि डिमांड कर्व को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और एवरेज इनकम जैसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, कि फ्यूचर में कैसे इन्फ्लुएंस है। सो डिमांड कर्व को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और एवरेज इनकम जैसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को दिखाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्वांटिटी डिमांड को प्राइस से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट में होने का क्या मतलब है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है। तो देखिए सप्लाई कर्व तब शिफ्ट होता है जब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो एक है हमारा क्वांटिटी सप्लाई, तो इस क्वांटिटी सप्लाई को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है ना, वो प्राइस ना होकर किसी और फैक्टर, कोई और फैक्टर है। ये फैक्टर कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, उसके बाद मान लीजिए कि कुछ सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो ये एक अलग, ये एक फैक्टर चेंज होता है, फैक्टर चेंज होती है जो कि सप्लाई डिमांड कर भी यार लेफ्ट या राइट ना हो। ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखा, ऑप्शन ए क्या है, मार्केट प्राइस, गलत है। पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर गुड्स ऑन प्राइस, ठीक है। तो गुड्स ऑन प्राइस है, नन ऑफ दिस है, रियल प्राइस है, कौन सा फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये लिखा है ना, व्हेन द चेंज इन फैक्टर अदर देन गुड्स ऑन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस चेंज होती है तो उस कर्व शिफ्ट नहीं करता, बल्कि क्वांटिटी मूव करती है अलोंग द सेम कर्व। समझ में आया ना, यदि प्राइस चेंज हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। बी वही कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गुड्स ऑन प्राइस। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस चेंज होती है तो कर्व शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि क्वांटिटी मूव करती है अलॉन्ग द सेम कर्व। फिर कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ दूसरे फैक्टर के चेंज सप्लाई कर्व को शिफ्ट करता है, प्राइस को नहीं शिफ्ट करता। और डी कह रहा है नन ऑफ दिस, तो ये नन ऑफ दिस भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, चाहे फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस वही हो, इससे सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट करेगा। अगला सवाल है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों और क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पहला कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं और उस प्राइस पे मार्केट क्लियर हो जाता है, यानी जो भी गुड्स सप्लाई में थे वो सब बेचे जाते हैं, इसलिए इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस नहीं होगा, मार्केट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस कभी भी सेम नहीं हो सकते, लेकिन मार्केट प्राइस हर एक प्रोडक्ट को वेल इक्विपमेंट शो करेगा। फिर है तो मार्केट प्राइस नहीं होगा। ऑप्टिमम प्राइस यह एक अलग कंसेप्ट है जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस का दूसरा नाम नहीं है रियल प्राइस। तो यह इकोनॉमी टर्म्स अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो मान लेते हैं कि एक शॉप पे 50 बर्गर अवेलेबल हैं, ठीक है, और 50 लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस 100 रुपया हो और सब लोग बर्गर खरीद लें तो यह 100 इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहलाता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। तो ये बातें समझ में आई आपको, क्यों हम लोग मार्केट क्लियरिंग प्राइस जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सप्लाई कर्व के पीछे कौन कौन सा फैक्टर है। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले स्लाइड में दो फैक्टर देखे कि सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है तब जब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करता है, और इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं, जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता है।
अच्छा, फोर्सेज बिहाइंड द सप्लाई करो, तो मैंने बोला था आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब के सब फोर्सेज होते हैं। सप्लाई का रिलेट क्वांटिटी सप्लाई टू प्राइस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस प्राइस पे आता है, लिखा है ना। तो मार्केट इक्विलिब्रियम उस प्राइस पे होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होते हैं, यानी जो हमारा डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो क्या हो जाए, क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया है। इसका मतलब है कि जितनी चीज़ें मार्केट में सप्लाई हो रही हैं उतनी ही चीज़ें कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, इस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट परफेक्टली बैलेंस होता है। तो फ्रेंड्स कुछ जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोड्यूस्ड, तो प्रोडक्शन और सप्लाई सेम चीज़ें होती हैं। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट एक्चुअली अवेलेबल इन द मार्केट। फिर कह रहा है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का क्या रोल है, देखिए इन्वेंट्री वो गुड्स होते हैं होते हैं जो मार्केट में नहीं बिके हैं, लेकिन इसके लिए इक्विलिब्रियम का इन्वेंट्री से लेना देना नहीं है। फिर कर रहा है डिमांड, तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ डिमांड ही नहीं, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है। मनी सप्लाई किस चीज़ को रेफर करता है, तो मनी सप्लाई वो होता है जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा होता है। इसमें वो पैसा होता है जो लोगों के पास कैश या बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में होता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक, तो ये ऑप्शन ये सिर्फ एक पार्ट है मनी सप्लाई का, लेकिन कंप्लीट नहीं है। फिर बी ऑप्शन क्या कर रहा है, तो मनी सप्लाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए कर रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, तो ये सिर्फ एक पार्ट है मनी सप्लाई का, लेकिन कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन बी कर रहा है द अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल, तो ये भी सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि टोटल मनी सप्लाई बैंक और लोग दोनों के पास होता है। ऑप्शन सी क्या है, सही है, ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मनी सप्लाई का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी, राइट। तो अगर एक देश में टोटल 10,000 करोड़ का पैसा सर्कुलेशन में है, तो ये इकोनॉमी का मनी सप्लाई है। कितना मैंने बोला, 10,000 करोड़। यदि मान लीजिए इतना अमाउंट सर्कुलेशन में है, तो यही कहलाएगा मनी सप्लाई। अगला सवाल है कि नैरो मनी कौन से कंपोनेंट्स को मिलकर बनाते हैं, राइट। बताइए नैरो मनी कौन से कंपोनेंट को मिलकर बनाते हैं। पहला कह रहा है करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो नैरो मनी वो होता है जिसमें जल्दी से जल्दी यूज किया जा सकता है, जैसे कि करेंसी जो पब्लिक के पास है, लिखा है ना, करेंसी विद द पब्लिक। फिर कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट जो बैंक अकाउंट में होते हैं और जिसे बिना नोटिस के विड्रॉ कर सकते हैं। फिर कह रहा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो आपको जो कि रेडली अवेलेबल होते हैं डिपॉजिट आरबीआई। फिर कह रहा है टाइम डिपॉजिट। उसके बाद है दोस्तों टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट। क्या लगता है, टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट, तो टाइम डिपॉजिट का नैरो मनी में इंक्लूजन गलत है। नैरो मनी में टाइम डिपॉजिट नहीं आता है। टाइम डिपॉजिट को विड्रॉ करने के लिए एक सर्टेन पीरियड का वेट करना पड़ता है, इसलिए नैरो मनी में नहीं आता है। और लास्ट का रहा है करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट पेयर, देखा है ना, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट पेयर। तो ये दोनों मेजर पार्ट है नैरो मनी का, लेकिन अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी शामिल होते हैं, राइट। सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 500 कैश है, सपोज आपके पास 500 रुपये का कैश है और 1000 रुपया बैंक के करंट अकाउंट में है, तो ये नैरो मनी का पार्ट होगा, क्योंकि इसे तुरंत ही खर्च किया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है नैरो मनी होता क्या है। अगला सवाल है कि टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। सवाल आपको समझ में आया। सवाल है कि हमने मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट के 4 ऑप्शन है, पेड ऑन डिमांड, नॉट पेड ऑन डिमांड, रिलेटिवली लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिनसे आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। इसका मतलब है कि आप इन्हें इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकते। सो की पॉइंट क्या ध्यान रखना है, नो इमीडिएट विड्रॉल, यानी आप इसे इमीडिएट विड्रॉ नहीं कर सकते। और ये कैश और डिमांड डिपॉजिट को रिलेटिवली लेस लिक्विड होते हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो टाइम डिपॉजिट के बारे में आपको पता है, वैसा डिपॉजिट जिसे आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रखते हैं, जिसका मतलब कि आप इन्हें इमीडिएट विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी को देखिए क्या लिखा है, नॉट पेड ऑन डिमांड, राइट। और यह कैश और डिमांड डिपॉजिट के से रिलेटिवली लेस लिक्विड होता है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा है, राइट। तो ऑप्शन ए कह रहा है पेड ऑन डिमांड, तो ये गलत है क्योंकि टाइम डिपॉजिट को डिमांड पर पे नहीं किया जा सकता। रिलेटिवली लेस लिक्विड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टाइम डिपॉजिट को विड्रॉ करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड कंप्लीट करना होगा। अगर आपके पास 1 लाख का टाइम डिपॉजिट है 5 साल के लिए, तो आप तब तक इस अमाउंट को कहीं नहीं ले जा सकते जब तक वो पीरियड कंप्लीट ना हो जाता हो। इस पीरियड के दौरान आप इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो सवाल क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो डिमांड डिपॉजिट वो होता है जिसे आप किसी भी समय पे इमीडिएट विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको इन डिपॉजिट पर किसी तरह का वेट नहीं करना पड़ता। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए होगा सही, नॉट पेड ऑन डिमांड। तो ये गलत है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को डिमांड पर पे कर दिया जाता है, रिलेटिवली लेस लिक्विड दैन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट। तो ये भी गलत है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को ईजी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इन्फ्लेशन। तो अभी तक हमने दो चीज़ देखा इसे पिछले स्लाइड में, टाइम डिपॉजिट को इमीडिएट विड्रॉ नहीं किया जा सकता और ये लेस लिक्विड होता है। डिमांड डिपॉजिट को इमीडिएट विड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए हाई लिक्विड होता है, राइट। उसके बाद कह रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन ऑल अबाउट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि होना। किस चीज़ में वृद्धि होना, जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि होना। आई थिंक यू नो इट, राइट। तो जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो वही ऑप्शन भी मैं कह रहा है, जब प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारा परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। यानी कि उन्हें उतने ही पैसे में कम चीज़ें खरीदनी पड़ती है। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो वही कर रहा है हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी उन्हें उतने ही पैसे में कम चीज़ें खरीदनी होती है। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ठीक है। सही जवाब इसका है बोथ ए एंड बी। देखिए, अगर एक साल में आप मान लीजिए एक चॉकलेट 10 रुपये में लेते थे और अगले साल वही चॉकलेट आपको 12 का दे रहा है, तो यह इन्फ्लेशन है। आपको सेम चॉकलेट लेने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर घटती है। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बताइए इन्फ्लेशन निकालने के लिए कौन सा प्राइस इंडेक्स यूज होगा। तो सही जवाब है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए WPI का ये यूज होता है। WPI में वो प्राइजेज शामिल होती हैं जो होलसेलर अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज करता है, राइट। तो अब देखिए CPI क्या होता है। तो CPI यह भी इन्फ्लेशन मेजर करने का एक तरीका है, लेकिन WRP ही ऑफिशियल मेजर है। फिर कह रहा है GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर यानी कि GDP को एडजस्ट करने के लिए होता है, लेकिन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं। तो GDP डिफ्लेटर याद रहेगा ना, ये GDP को एडजस्ट करने के लिए होता है, यानी GDP को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। फिर कह रहा है रिटेल प्राइस इंडेक्स, यह भी कंज्यूमर प्राइस को मेज़र करता है, लेकिन ऑफिशियल मेज़र WPI है, याद रखिएगा। GDP डिफ्लेटर GDP को एडजस्ट करने के लिए होता है, लेकिन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है। और रिटेल प्राइस इंडेक्स भी जो है कंज्यूमर प्राइस को मेज़र करता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर होलसेल मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपया और 100 से बढ़कर 110 हो जाता है, ठीक है। तो वो ये क्या करेगा, WPI में रिफ्लेक्ट होगा और ये इन्फ्लेशन की तरफ इशारा करता है। तो इस स्लाइड में हमने 2 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि जो इन्फ्लेशन होता है इसका मतलब है जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना या परचेजिंग पावर को कम होना, और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइजेज एट। तो बताइए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI ये प्राइस को रिटेल लेवल पे मेज़र करता है, राइट। इट मेजर द प्राइस एट द रिटेल लेवल। सो यह इंडेक्स उन गुड्स और सर्विसेज के लिए प्राइस को ट्रैक करता है जो आम कंज्यूमर खरीदते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है होलसेल लेवल, ठीक है। तो देखिए होलसेल लेवल ये होलसेल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन CPI रिटेल लेवल पर ही फोकस करता है। प्रोड्यूसर लेवल,
बताइए। या प्रोड्यूसर लेवल यानी प्रोड्यूसर के प्राइस को मेजर करता है जो कि सीपीआई का हिस्सा नहीं है। कंज्यूमर लेवल देखिए लिखा है ना, तो प्राइस इंडेक्स आई थिंक अगले स्लाइड में देखते हैं, आई थिंक ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए पहला क्या कर रहा है, होलसेल लेवल नहीं होगा, होलसेल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सीपीआई रिटेल लेवल पे होता है, रिटेल लेवल सही आंसर है, प्रोड्यूसर लेवल नहीं होगा। और कंज्यूमर लेवल ये भी सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है, कंज्यूमर लेवल हम कर सकते हैं, लेकिन सीपीआई ज़्यादातर रिटेल लेवल पे ही बेस होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक ग्रॉसरी स्टोर से ब्रेड खरीदते हैं तो उसकी प्राइस को सीपीआई के जरिए मेजर किया जाता है, क्योंकि ये आपका रिटेल परचेज है। अगला सवाल है, आपको ऑड मैन आउट फिल करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन इनकम या एक्सपेंस से जुड़े हुए, आप देखिए रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, मनी। ठीक है, लेकिन मनी एक करेंसी है, देखिए सब के सब एक्सपेंस है। रेंट मतलब आपको रेंट देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा वेजेज है, लेकिन जो मनी है वो क्या है, वो हमारा एक्सपेंस से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ऐसे तो बेसिकली एक ऐसा करेंसी है ट्रांजेक्शन में यूज होता है। तो रेंट एक रेगुलर एक्सपेंस है, आपको पता होगा रेंट क्या है, एक रेगुलर एक्सपेंस है। फिर इंटरेस्ट जो है लोन पे दिया जाता है। फिर हमने वेजेस देखे, तो वेजेस क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को उनके सर्विसेज के लिए दिए जाने वाला पेमेंट होता है। और मनी क्या है, ये खुद में एक ट्रांजैक्शन का मीडियम है, इसलिए ये ऑड मैन आउट है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगर आप किसी अपार्टमेंट का रेंट 10,000 देते हैं, या बैंक लोन का इंटरेस्ट 1,000 देते हैं, या किसी एम्प्लॉय को 20,000 वेजेस देते हैं, तो यह सब ट्रांजेक्शन है, लेकिन मनी जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने 2 पॉइंट सीखा इस स्लाइड में। हमने पहला पॉइंट देखा कि जो सीपीआई होता है, सीपीआई प्राइस को रिटेल लेवल पर मेजर किया जाता है, जो आम कंज्यूमर के लिए रिलेवेंट है। और ऑड मैन आउट मनी का एक ट्रांजेक्शन का मीडियम है, जबकि बैंक ऑप्शन इनकम या एक्सपेंस से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए कीन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन इन्वर्सली होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा, इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस गिरते हैं, और एंड वाइस वर्सा। ऑप्शन नहीं कर रहा है, डायरेक्टली नहीं होगा, पर पैरेलल, इसका मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, गलत। हॉरिजॉन्टल भी गलत है, क्योंकि इससे ये इंडिकेट नहीं होता कि इनका कोई रिलेशन है या नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए कि जो 7% का मार्क है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं। डायरेक्टली नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है हमारा इन्वर्सली रिलेटेड। तो अगर मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 5% और ये बढ़कर हो गया 7%, ठीक है, तो जो बॉन्ड पहले आपको 100 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, खरीदे थे, उनकी प्राइस गिरकर 90 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक, क्योंकि नए इन्वेस्टर नए बॉन्ड्स को 7% इंटरेस्ट रेट पर खरीदना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो हमारे कीन्स ने इंटरेस्ट को किस चीज़ के टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। कीन्स ने इंटरेस्ट को किस चीज़ के टर्म में एक्सप्लेन किया है, मॉनेटरी फोर्सेस। तो कीन्स ने इंटरेस्ट को मॉनेटरी फोर्सेस के टर्म में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन मनी सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। अब इसमें 2 तरह के फोर्सेज आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है रियल फोर्स, ठीक है, तो रियल, अब नहीं सॉरी, ये तो ठीक है, मॉनेटरी फोर्स होगा। अब देखिए एक पहला ऑप्शन कर रहा है रियल फोर्स। रियल फोर्स जो है ये किसी रियल गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए नहीं है। इकोनॉमिक फोर्स जनरल इकोनॉमिक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और सोशल फोर्सेस भी नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए एक सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया, तो इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट पर होगा। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटने लगेगा, जिससे लोगों में क्या हो जाएगी, डरावनी स्थिति हो जाएगी पैदा। फिर उसके बाद तो सही जवाब समझा आपने, सही जवाब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो हमने क्या देखा कि जेई कीन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन जो है इनवर्स है। आई थिंक वी हैव कवर इट। तो जेएम कीन्स का ये समझ में आ गया आपको। तो क्या हमने 2 पॉइंट देखा इस स्लाइड में। हमने देखा कि जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन इन्वर्स होता है, और केन्स ने इंटरेस्ट को मॉनेटरी फोर्सेस के टर्म में एक्सप्लेन किया, जो मनी सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है कि एलएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलएम का आपसे पूछा गया लिक्विडिटी मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई की। तो एलएम क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मैं अगले स्लाइड में ले चलता हूँ, आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी,
ठीक है। तो देखिए एलएम कर्व को लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि यह कर्व उन पॉइंट को दिखाता है जहाँ से मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है आपका लिक्विडिटी मॉडल, यह कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि लिक्विडिटी सिर्फ लिक्विडिटी को नहीं बल्कि मनी सप्लाई को भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आपका जो आईएस कर्व होता है वो कहाँ से डिराइव होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है आईएस कर्व जो है कहाँ से डिराइव होता है, बताइए आईएस कर्व कहाँ से डिराइव होता है। तो देखिए आईएस कर्व को क्लासिकल थ्योरी से डिराइव किया जाता है। आईएस कर्व इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच के किसके बीच का इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है और हमारा सेविंग क्या है। तो बेसिकली आईएस कर्व इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है और यह क्लासिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट बेस्ड है। केन्सन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यह आईएस कर्व का पार्ट नहीं है, यह तो एलएम कर्व से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड है लेकिन आईएस कर्व से नहीं। फिर कर रहा है लॉ ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो यह भी अलग है आईएस कर्व को डिराइव करने के टाइप अगेन। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है तो आईएस कर्व शिफ्ट होगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है। यदि हम समराइज करें फैक्ट को तो एलएम के इनिशियल का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम, जो मनी सप्लाई और लिक्विडिटी के प्रेफरेंस के बीच का इक्विलिब्रियम दिखाता है। और आईएस कर्व को हम लोग क्लासिकल थ्योरी से डिराइव किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर अगला सवाल है कि एलएम कर्व कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एलएम कर्व जो है केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, से इसी से डिराइव किया जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है। फिर है कि क्लासिकल थ्योरी नहीं होगा, क्लासिकल थ्योरी क्योंकि क्लासिकल थ्योरी आईएस कर्व को डिराइव करते हैं, एलएम कर्व को नहीं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक अलग कंसेप्ट है जो कि कंजम्पशन के लिए लिया गया है, एलएम कर्व से नहीं। और लॉ ऑफ इक्वी मॉर्गेज यूटिलिटी लिखा है ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये भी गलत है क्योंकि यह किसी और इकोनॉमिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर लोगों पैसे को ज़्यादा होल्ड करते हैं तो मनी सप्लाई को कम होने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और यह एलएम कर्व पे इम्पैक्ट डालता है। सवाल है कि बिजनेस साइकिल को और क्या कहते हैं। तो बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह साइकिल इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। फिर कह रहा है पहला एंटरप्रेन्योर आर्टिकल। तो इंटरप्रेन्योर साइकिल की बात करें तो यह सही नहीं है क्योंकि यह इंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस साइकिल को नहीं। विशियस सर्कल तो नहीं होगा, विशियस सर्कल एक नेगेटिव साइकिल को इंडिकेट करता है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। वैसे मान लीजिए कि अगर एक इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में है, एक इकोनॉमी मान लीजिए कि एक्सपेंशन फेज में, कैसे फेज में है, एक्सपेंशन फेज में है, तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज में चला जाता है तो इन्वेस्टमेंट घट जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। यही होता है हमारा बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे इस स्लाइड में। हमने देखा कि एलएम कर्व जो है केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से डिराइव हुआ है जो मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस को रिलेशनशिप को बताता है। और फिर बिजनेस साइकिल को हम लोगों ने इकोनॉमिक साइकिल के टर्म्स में कहा। तो हमने बिजनेस साइकिल देखा। अगला सवाल है हमारे सामने कि पिक आउट द ऑड वन आपको पिक आउट करना है। बूम, डिप्रेशन, स्लो डाउन, रिकवरी, क्या लगता है? सही जवाब है स्लो डाउन। इस क्वेश्चन में स्लो डाउन ऑड वन आउट है क्योंकि यह टर्म किसी भी स्पेसिफिक फेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बाकी तीनों टर्म जैसे कि बूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, रिकवरी हो गया, बिजनेस साइकिल के स्पेसिफिक फेज हैं। आपको पता होगा जैसे बूम हो गया, बूम इकोनॉमी के ग्रोथ फेज को दिखाता है। बूम किसको दिखाता है? बूम इकोनॉमी के ग्रोथ फेज को दिखाता है। ठीक है, डिप्रेशन हो गया तो डिप्रेशन इकोनॉमी के डाउन टर्न को दिखाता है, इट शोज द डाउन टर्न, या कि आप इसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज को। फिर देखिए स्लो डाउन नहीं होता है कुछ, रिकवरी, तो रिकवरी क्या होता है? रिकवरी यह फेज उस पॉइंट को दिखाता है जब एक इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आ जाती है। तो अगर मान लीजिए इकोनॉमी बूम फेज में है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन करते हैं। जब डिप्रेशन में आता है तब एम्प्लॉयमेंट रेट घट जाता है और डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन स्लो डाउन किसी भी फेज को डिस्क्राइब नहीं करता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्या क्या पूछा जा रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट मैन और मटेरियल किस फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका सही जवाब है डिप्रेशन। डिप्रेशन फेज में अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की स्किल का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता और मटेरियल का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। यह फेज सीवियर कंडीशन डाउनटाउन को डिपेंड करता है। तो बूम फेज आपने देखा, बूम फेज में क्या होता है कि अब अभी देखिए डिप्रेशन को हमने क्या बोला, अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता है। बूम फेज में क्या होता है, बूम फेज में हमारा एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन की हाईएस्ट लेवल को दिखाता है। रिकवरी में क्या होता है, इस फेज में इकोनॉमी ग्रो करती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट कम होता है। और रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में डाउन टर्न है लेकिन इससे इतना सीवियर नहीं होता जितना डिप्रेशन, राइट। तो सही जवाब है, अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाता है तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को काम पर नहीं रख पाते और रॉ मटेरियल भी ये सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट देखा, पहला देखा स्लो डाउन। तो स्लो डाउन बिजनेस साइकिल का स्पेसिफिक फेज नहीं है। डिप्रेशन फेज में हमने देखा अंडर एम्प्लॉयमेंट या को होना टिपिकल है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डिप्रेशन। चलिए अगला सवाल है कि कौन से बिजनेस साइकिल के किस फेज़ को हम लोग क्राइसिस बोलते हैं। तो रिसेशन फेज़ को हम लोग क्राइसिस कहलाया जाता है। इस फेज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाती है, डिमांड कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बूम को नहीं कहा जाएगा, यह बूम ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। डिप्रेशन को भी नहीं कहा जाएगा, डिप्रेशन भी सीरियस डाउन टर्न है, लेकिन रिसेशन का पॉइंट होता है जहाँ इकोनॉमी कमज़ोर होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा रिसेशन है। तो ये तीनों देख के, ठीक है। ये तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री रिसेशन में है तो इसके पास, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर कंट्री है वो रिसेशन में है, तो लोगों के पास पैसा कम होता है और बिजनेस भी अपनी ऑपरेशन को रिड्यूस करता है। तो ये समझ में आया दोस्तों, कौन से फेज होते हैं बिजनेस साइकिल के, इसको हम लोग क्राइसिस बोलते हैं। तो अगर कोई कंट्री रिसेशन में है तो लोगों के पास पैसा कम होगा, बिजनेस अपनी ऑपरेशन को रिड्यूस कर जाती है, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी भी कमज़ोर हो जाता है। बैंक रेट को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके सामने डिस्काउंट रेट, सब्साइड रेट, मार्जिनल रेट, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है इसका डिस्काउंट रेट। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट कहा जाता है क्योंकि यह रेट वो होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। सब्साइड रेट नहीं होगा क्योंकि यह टर्म सही नहीं है, क्योंकि सब्साइड का मतलब सब्सिडी से है, जो कि अलग कंसेप्ट है। मार्जिनल टर्म सब्साइड रेट समझ में आया दोस्तों। सब्साइड रेट यह टर्म सही नहीं है क्योंकि सब्साइड का मतलब होता है सब्सिडी से। मार्जिनल रेट क्या होता है, मार्जिनल रेट भी गलत है क्योंकि मार्जिनल रेट का मीनिंग डिफरेंट होता है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का बैंक रेट है 5%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को जब भी सेंट्रल बैंक से लोन लेना होगा तो उनको 5% इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हमने अभी तक 2 पॉइंट है देखिए स्लाइड में। पहला देखा रिसेशन फेज को क्राइसिस कहा जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता है डिप्रेशन फेज में, और जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और हमने बैंक रेट को देखा, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट कहा जाता है जो कमर्शियल बैंक को लोन लेने पर लगता है, राइट। तो ये हमने 2 पॉइंट देखे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि CRR को एक्सपेंड करो। तो कैश रिजर्व रेशियो आपको पता होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तो इसको समझाने का भी जरूरत नहीं है। SLR को डिफाइन करो। SLR होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद दोस्तों SLR का फुल फॉर्म बता दीजिए। SLR होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। तो उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि OMO बता दीजिए। OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। FRBM क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट। FRBM एक्ट को कब लाया गया लॉ में, तो FRBM को, अच्छा एक और पॉइंट है, OMO का फुल फॉर्म बता दीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपको पता होगा। फिर FRBM एक्ट को कब लॉ में लाया गया, तो FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट जो है 1900 FRBM के बारे में बोल रहे हैं। तो FRBM होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है। इसका मेन पर्पस गवर्नमेंट की फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तो FRBM एक्ट कब आया था, तो वही पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका तो फुल फॉर्म को पता चल गया। और ये आया है कि यहाँ पे सवाल है कि व्हेन डज इट हैपन, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पर इसका सही जवाब है 2003 में। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड आर डिवाइडेड इनटू, तो इसको ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सर्विस सब में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो चीज़ें जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं। तो इसमें चार मेन फैक्टर हैं। जैसे आप देख सकते हैं लैंड यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो रिप्रेजेंट करता है, लेबर या ह्यूमन एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ये फिजिकल एसेट को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि मशीनरी और टूल्स, और एंटरप्रेन्योर यानी ये लोग होते हैं जो कि रिसोर्सेज को कंबाइन करके प्रोडक्शन प्रोसेस चालू करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब है लैंड, लेबर, ए कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस के रिगार्डिंग एक सवाल है। मार्केट प्राइस क्या है? यह वह प्राइस है जिसके लिए कोई गुड्स या सर्विस मार्केट में ऑफर किया जाता है। नॉमिनल, इकोनॉमिक, मार्जिनल। तो मार्केट प्राइस से मतलब कि वो प्राइस जो किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए मार्केट में दिया जाता है। इस प्राइस को इकोनॉमिक प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इकोनॉमिक प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। नॉमिनल प्राइस का बात करें तो नॉमिनल प्राइस सिर्फ फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट, मार्केट कंडीशन को नहीं। मार्जिनल प्राइस की बात करें तो यह लास्ट यूनिट की प्राइस को डिटरमाइन करेगा, न कि ओवरऑल मार्केट को। और डेफिसिट फाइनेंसिंग तो दिख ही रहे हैं। तो सही जवाब क्या है इसका? इकोनॉमिक प्राइस। अगला सवाल है एनसीसीडी को एक्सपेंड कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन है, इसके मार्केट प्राइस है 20,000 रुपया, तो यह इकोनॉमिक प्राइस कहलाएगा, जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो हमने अभी तक दो चीज़ देखा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और मार्केट प्राइस को हम लोग इकोनॉमिक प्राइस जो बोलते हैं वो प्राइस होता है जिसके लिए कोई गुड्स या सर्विस मार्केट में ऑफर किया जाता है। अगला सवाल है एनसीसीडी को फुल फॉर्म बता दीजिए। तो एनसीसीडी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यह काउंसिल क्राइम और डेलिक्वेंसी से रिलेटेड इशू को स्टडी करने और उन्हें एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। तो ये एनसीसीडी समझ में आ गया। अगला सवाल है आपको ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑड वन आउट है? तो देखिए ऑप्शन कर रहा है कस्टम, सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट रिसीप्ट, इनकम टैक्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीप्ट जो है ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन टैक्सेस हैं, जबकि इंटरेस्ट रिसीप्ट एक इनकम है। जैसे कस्टम हो गया, तो कस्टम एक टैक्स होता है जो कि इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है। सर्विसेज हो गया, ये भी एक टैक्स है। इनकम टैक्स तो जानते ही हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में 1 लाख का डिपॉजिट किया है और उस पर आपको 5,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो यह इंटरेस्ट रिसिप्ट है। लेकिन कस्टम, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स ये सब के सब क्या है? गवर्नमेंट को दिए जाने वाले टैक्सेस हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर से एक ऑड वन आउट आपके सामने दिया गया है। लेट्स सी द क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, रिकवरीज ऑफ लोन इन एडवांस, स्टेट प्रोविडेंट फंड, अदर रिसीट। तो इस क्वेश्चन में रिकवरीज ऑफ लोन इन एडवांस ऑड वन आउट है, बाकी सब ऑप्शन सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। इसको छोड़ दीजिए आप। तो सिक्योरिटीज़ हो गया, स्टेट प्रोविडेंट फंड हो गया, अदर रिसिप्ट हो गया, ये सब के सब क्या है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि नहीं बताइए। लेकिन जो कि एक इनकम आइटम है। लेकिन जो सिक्योरिटीज़ है अगेंस्ट इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो कि स्मॉल सेविंग के लिए इशू किए जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट प्रोविडेंट फंड, तो यह एक सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय अपने लिए सेविंग करते हैं। अदर रिसिप्ट, तो अगर आपने किसी को लोन दिया है और आप उसका रिकवरी करते हैं तो यह रिकवरी ऑफ लोन इन एडवांस है। लेकिन बाकी ऑप्शन सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। फिर कर रहा है पिक द ऑड वन आउट, कर रहा है लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज, पेंशन, सब्सिडीज, पुलिस। तो इस क्वेश्चन में लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज ऑड वन आउट है, बाकी सब ऑप्शन गवर्नमेंट के खर्च से जुड़ी हुई हैं, जैसे पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया, पुलिस हो गया, राइट। फिर अगला सवाल है नेट फिजिकल डेफिसिट किसके बीच का डिफरेंस होता है? ठीक है, तो नेट फिजिकल डेफिसिट की बात करें, देखिए दोस्तों फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में हम नेट फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन को समझेंगे। तो क्या होता है देखिए, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट लैंडिंग, ये दोनों का डिफरेंस होता है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट लैंडिंग का, ऑप्शन सी का। तो नेट फिजिकल डेफिसिट को हम लोग ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट से नेट लैंडिंग को माइनस करके निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फिजिकल डेफिसिट यह दिखाता है कि गवर्नमेंट का खर्चा दिखाता है जो कि इनकम से ज़्यादा है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इज़ लार्जर देन गवर्नमेंट इनकम, राइट, वो कितना है ये ज़्यादा। और इसमें से अगर किसी को लोन दिया गया तो उसको माइनस किया जाता है। ऑप्शन नहीं कर रहा है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये इनकरेक्ट है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट लैंडिंग।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का MCQ सेशन। कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई और एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कैप्सूल कोर्स का। धन्यवाद।